रुक जाओ राजकुमार, वो तुम्हारी छोटी बहन है। साधु के श्राप के कारण वो ऐसी हो गई है। नहीं माँ, मैं इस कन्या को इस महल में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका जन्म होते ही हमारे राज्य में अकाल पड़ गया। मैं इस कन्या को पानी के बहाव में बहा कर ही आऊंगा। रुक जाओ राजकुमार, ऐसी गलती मत करो। कुंदनपुर राज्य एक बहुत ही बड़ा और सुंदर राज्य था। वहाँ राजा कुंदन सिंह राजपाट की भाग दौड़ संभाला करते थे। राजा की बहुत ही सुंदर और सुशील रानी सुगंधा से विवाह हुआ था। सुगंधा की 2 संतानें थी, राजकुमार धनुष और राजकुमारी पुष्पा। राजकुमार धनुष अपने नाम की तरह धनुष विद्या में काफी निपुण थे। एक दिन एक साधु राजमहल के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने सोचा, चलो जाते जाते राजा कुंदन सिंह से मुलाकात करके जाते हैं। प्रणाम साधु महाराज। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। सदा तुम प्रजा का हित करते रहो। साधु महाराज, आज आपके चरण मेरे राजमहल में पड़ते ही ये महल पवित्र हो गया। बोलो साधु बाबा, आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? प्रजाजनक, मुझे दक्षिणा में इस महल की सबसे बड़ी वस्तु का दान दीजिए और वो दक्षिणा लेने मैं तुमसे 7 दिन बाद आऊंगा। ऐसा बोलकर वो साधु राजमहल से चला जाता है। इस महल की सबसे बड़ी वस्तु का दान? आखिर महल में सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है? मुझे 7 दिन में पता लगाना ही होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। राजा ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी मंत्री उग्रसेन वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ महाराज? आज आप काफी ज्यादा परेशान और भयभीत लग रहे हो। अब राजा कुंदन सिंह मंत्री को साधु वाली सारी बात बता देते हैं। इस महल की सबसे बड़ी वस्तु का दान? महाराज, ये तो बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है, लेकिन आप चिंता मत करो, हम 7 दिन में इस समस्या का हल जरूर निकाल लेंगे। ऐसा बोलकर राजा कुंदन सिंह और मंत्री उग्रसेन दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह राजा अपने बगीचे की ताजी हवा का आनंद ले रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता भी थी कि महल की सबसे बड़ी वस्तु आखिर क्या है। तभी वहाँ पर राजकुमारी पुष्पा आ जाती है। पिताजी, अब मैं भी धनुष विद्या पूरी तरह से सीख गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि राजकुमार धनुष की तरह मैं भी जंगल में शिकार करने जाऊँ। ठीक है पुत्री, लेकिन तुम संभल कर शिकार करना, क्योंकि कभी कभी शिकारी खुद किसी का शिकार बन जाता है। अब राजकुमारी अपने पिता की आज्ञा लेकर वहाँ से चली जाती है और वो अपने रथ को लेकर जंगल की तरफ शिकार करने के लिए निकल जाती है। इधर पड़ोसी राज्य के राजकुमार विराट भी उसी जंगल में शिकार करने आए हुए थे। अभी तक कोई भी जंगली जानवर नहीं दिखा। अगर आज एक भी शिकार हाथ नहीं लगा तो मैं इस जंगल में कभी नहीं आऊंगा। तभी अचानक राजकुमारी को एक जंगली सुअर दिखाई देता है। अरे, ये दूसरा बाण किसका है? मेरी कमान से तो एक ही बाण का आगाम हुआ था। ये दूसरा बाण मेरा है राजकुमारी। जिस शिकार को तुम देख रही थी, उसी शिकार को मेरी निगाहें भी देख रही थी। लेकिन तुम कौन हो? राजकुमारी, मैं आपके पड़ोसी राज्य के राजा सुरसेन का एकलौता बेटा राजकुमार विराट हूँ, और आपके पिताजी और मेरे पिताजी दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। हाँ राजकुमार, आप तो धनुष विद्या में काफी ज्यादा निपुण हो। आपका निशाना तो बड़ा अचूक है। राजकुमारी पुष्पा की मीठी मीठी बातें सुनकर राजकुमार विराट को उनसे प्रेम होने लगा। राजकुमारी, हमें आपसे प्रेम हो गया है और हम आपको अपना जीवन संगी बनाना चाहते हैं। क्या आप मेरी जीवन संगी बनेंगी? राजकुमार, आप गुणी भी हो, सुंदर भी हो।
हमें आपसे विवाह करने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है जो आपको केवल 6 दिन में पूरी करनी होगी। ठीक है राजकुमारी, मैं आपकी शर्त पूरी करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। आप अपनी शर्त बयां करें। तो सुनो राजकुमार, एक दिन हमारे राजमहल में एक साधु आया। उन्होंने मेरे पिताजी से महल की सबसे बड़ी वस्तु की दक्षिणा मांगी और 7 दिन का समय दिया। 7 दिन में से एक दिन तो बीत गया है। अब तुम्हें 6 दिन के अंदर ये ढूंढ कर लाना है कि राजमहल की सबसे बड़ी वस्तु क्या होती है। हाँ ठीक है राजकुमारी, 6 दिन बाद हम इसी जगह पर वापस मिलते हैं। ऐसा बोलकर दोनों अपने अपने राज्य की ओर निकल जाते हैं। इधर राजकुमारी महल आकर राजा कुंदन सिंह को राजकुमार विराट वाली सारी घटना बता देती है। पुत्री, अगर राजकुमार विराट ये शर्त पूरी कर लेते हैं तो मैं खुशी खुशी तुम्हारा विवाह उनसे करा दूंगा। इधर राजकुमार विराट भी अपने राजमहल पहुंच जाते हैं। पिताश्री, हमें पड़ोसी राज्य की राजकुमारी पुष्पा से प्रेम हो गया है और हम उनसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? पिताश्री, एक राजमहल की सबसे बड़ी वस्तु क्या होती है? ये राजकुमारी पुष्पा का शर्त है और ये शर्त मुझे 6 दिन में पूरी करनी होगी। पुत्र, इसके बारे में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। रुको, हम अपने मंत्री करुण सेन से इसके बारे में वार्तालाप करते हैं। राजा सुरसेन अपने मंत्री करुण सेन को अपने पास बुलाते हैं और राजकुमार विराट और राजकुमारी पुष्पा वाली सारी घटना मंत्री को बता देते हैं। महाराज, ये काफी विचित्र सवाल है। भला राजमहल की सबसे बड़ी वस्तु क्या होती है? ये सब सुनकर राजकुमार विराट काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन राजकुमार विराट सबसे बड़े ज्ञानी आदमी की खोज में गांव में निकल जाते हैं। काका, आप मुझे ये बताइए, इस गांव में सबसे बड़ा ज्ञानी आदमी कौन है? बेटा, इस गांव में सबसे ज्ञानी आदमी अर्जुन है। तुम उसके पास जाओ। अब राजकुमार चलते चलते अर्जुन के घर पर आ जाते हैं। अर्जुन, मैंने सुना है तुम्हारे पास ज्ञान का भंडार है। मेरा एक सवाल है, अगर तुमने जवाब दे दिया तो मैं तुम्हारे घर को सोने चांदी से सुसज्जित कर दूंगा। राजकुमार, मुझे कुछ नहीं चाहिए। किसी भी समस्या का हल निकालना ये तो मेरा धर्म है। आप अपने सवाल का उच्चारण करें। अच्छा ठीक है अर्जुन, तुम मुझे ये बताओ कि राजमहल की सबसे बड़ी वस्तु कौन सी होती है? मुझे माफ करे राजकुमार, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। राजमहल की सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है, ये सिर्फ एक राजा ही बता सकता है या पूछने वाला ही बता सकता है। अब राजकुमार फिर निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। 5 दिन और बाकी है। अगर मैं इस शर्त को हार गया तो राजकुमारी पुष्पा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। हाँ। ऐसा सोचकर राजकुमार विराट फिर राजमहल की ओर चले जाते हैं। क्या हुआ पुत्र? मैं तुम्हें 2 दिन से देख रही हूँ। ना तो तुम भोजन सही तरीके से कर रहे हो और ना ही किसी से बात कर रहे हो। क्या हुआ है, मुझे बताओ। माताश्री, मुझे एक शर्त ने बेचैन कर रखा है। राजकुमार, तुम उस शर्त को भूल जाओ। तुम्हें अगर राजकुमारी पुष्पा नहीं मिली तो क्या? तुम सुंदर हो, सुशील हो, तुम्हें तो कोई दूसरी राजकुमारी मिल जाएगी। नहीं माँ, मैं विवाह तो सिर्फ राजकुमारी पुष्पा से ही करूंगा। कोई ना कोई तो रास्ता होगा जो इस शर्त को पूरा करता हो। ऐसा बोलकर राजकुमार विराट वहाँ से चले जाते हैं।
अगली सुबह राजकुमार विराट जल्दी ही महल से निकल जाते हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, इस शर्त वाले सवाल का जवाब ढूंढकर ही राजमहल वापस लौटूंगा। हाँ। ऐसा बोलते बोलते राजकुमार घने जंगल के अंदर चले जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि गांव की एक बुढ़िया उसके घोड़े के आगे चल रही थी। माँ जी, आप सुबह सुबह इस जंगल में कहाँ पर जा रही हो? बेटा, मैंने सुना है यहाँ जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। उसके नीचे एक सिद्ध तपस्वी धुनी जमा कर बैठे हुए हैं। ठीक है माँ जी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मुझे भी उन तपस्वी से कुछ सवाल के जवाब पूछने हैं जो मुझे मिल नहीं रहे हैं। अब राजकुमार विराट और वो बुढ़िया दोनों साथ साथ उस पुराने बरगद के पेड़ की ओर जाने लगते हैं। कुछ ही देर में वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ तपस्वी धुनी जमा कर बैठा था। प्रणाम तपस्वी जी। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। बोलो, आज कुंदनपुर के राजकुमार को इस तपस्वी के चौखट पर कैसे आना हुआ? तपस्वी जी, मैं एक बहुत बड़ी विपदा में फंसा हुआ हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए तपस्वी जी। बोलो राजकुमार, आखिर मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? अब राजकुमार तपस्वी जी को शर्त वाली सारी घटना बता देते हैं। तुम्हारे शर्त का जवाब मेरे पास है, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक चीज लेना चाहता हूँ। जी तपस्वी जी। तुम इस जंगल की सबसे बड़ी वस्तु ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। अगर ये वस्तु तुमने ढूंढ ली तो तुम्हें भी ये पता चल जाएगा कि राजमहल की सबसे बड़ी वस्तु क्या है। जाओ राजकुमार, जाओ। और हाँ, एक बात याद रखना, ये जंगल मायावी है। तुम्हें कैसे भी करके माया जाल से नहीं फंसना है, और अगर एक बार माया जाल में फंस गए तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल में कैद हो जाओगे। अब राजकुमार विराट तपस्वी का आशीर्वाद लेकर उस मायावी जंगल के अंदर प्रवेश कर जाता है। राजकुमार, मुझे बचाओ, ये चील मुझे मार डालेगा। अब मुझे बचाओ राजकुमार। नहीं नहीं, मुझे पता है ये माया जाल है। तपस्वी ने बोला है कि माया जाल में मत फंस जाना। मुझे इन सब दृश्यों पर गौर नहीं करना चाहिए। हाँ। ऐसा बोलकर राजकुमार विराट आगे बढ़ जाते हैं और राजकुमार के आगे बढ़ते ही वो तोता और चील दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। तपस्वी जी ने बोला है इस जंगल की सबसे बड़ी वस्तु लाने के लिए, लेकिन अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इस जंगल की सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है? ऐसा सोचते सोचते राजकुमार आगे बढ़ जाते हैं। तभी वो देखता है कि उसके सामने राजकुमारी पुष्पा आ जाती है। वो कोई राजकुमारी पुष्पा नहीं बल्कि इस जंगल की माया थी। आओ राजकुमार विराट, मैं बिना शर्त ही तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ। क्या सचमुच तुम बिना शर्त के ही मुझसे विवाह कर लोगी? रुको, मैं अभी आता हूँ। अब राजकुमार राजकुमारी पुष्पा के प्रेम में इतना डूब गया था कि वो माया की चाल ना समझ सका और उसके पीछे पीछे जाने लगा। राजकुमारी बनी माया राजकुमार विराट को एक काली गुफा के अंदर ले जाती है। गुफा के अंदर जाते ही माया राजकुमार विराट को कैद कर लेती है। कौन हो तुम और मुझे इस तरह कैद करने का तुम्हारा क्या मकसद है? बताओ मुझे। राजकुमार की बातें सुनकर माया अपने असली रूप में आ जाती है। मैं इस जंगल की माया हूँ और तुम मेरे माया जाल में फंस चुके हो राजकुमार। अब तुम हमेशा के लिए इस जंगल में कैद रहोगे। देखो, मुझे जाने दो। मैं तपस्वी जी के सवाल का हल ढूंढने इस जंगल में आया हूँ। मुझे कैद करके तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा ये काम है कि इस जंगल में जो भी इंसान आता है उसको अपने माया जाल में फंसाकर कैद करना और उसे मार डालना। अब तुम्हें भी मैं मौत के घाट उतारने वाली हूँ। ऐसा सुनकर राजकुमार विराट काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब जैसे ही माया राजकुमार विराट की ओर बढ़ने लगती है, तभी वहाँ पर सोनपरी आ जाती है और सोनपरी को देखकर माया तुरंत वहाँ से गायब हो जाती है।
सोनपरी अपनी शक्तियों से राजकुमार को कैद से आजाद कर देती है। अरे तुम कौन हो और तुमने मेरी जान कैसे बचाई? मेरा नाम सोनपरी है और मैं इस जंगल में फंसे हुए इंसानों की जान बचाती हूँ। मैंने देखा कि तुम्हें इस माया ने कैद कर रखा है, तो मैं तुम्हें बचाने आ गई। सोनपरी, तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं वापस राजमहल नहीं जाऊंगा। आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम अपने महल को छोड़कर यहाँ आ गए? अब राजकुमार विराट तपस्वी जी वाली सारी घटना सोनपरी को बता देता है। राजकुमार, इस जंगल की सबसे बड़ी वस्तु यहाँ की मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी की वजह से यहाँ पर नदियाँ बहती हैं, पेड़ पौधे लहराते हैं और जिसके ऊपर तुम खड़े हो वो भी तो मिट्टी ही है। तुम इस एक मुट्ठी मिट्टी को तपस्वी को दे दो, तुम्हारी सारी समस्या का हल निकल जाएगा। ऐसा बोलकर सोनपरी वहाँ से गायब हो जाती है और राजकुमार विराट मुट्ठी में मिट्टी लेकर तपस्वी के पास चले जाते हैं, जहाँ पर तपस्वी धुनी जमा कर बैठा था। राजकुमार अपनी मुट्ठी खोलकर वो जंगली मिट्टी तपस्वी के सामने रख देता है। इस जंगल की सबसे बड़ी वस्तु ये मिट्टी है तपस्वी जी। अब आप मुझे ये बताने का कष्ट करें कि राजमहल की सबसे बड़ी वस्तु क्या है। अति उत्तम राजकुमार, अति उत्तम। तुम सच में बहुत गुणी हो। अब मुझे ये बताओ, तुम्हारा राजमहल किसके ऊपर खड़ा है? तपस्वी जी, राजमहल धरती के ऊपर खड़ा हुआ है, क्योंकि धरती के बिना तो राजमहल का कोई अंश नहीं है। तो राजकुमार, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि राजमहल की सबसे बड़ी वस्तु क्या है। वहाँ की मिट्टी ही वहाँ की सबसे बड़ी वस्तु है राजकुमार। शुक्रिया तपस्वी जी, शुक्रिया। आपने आज मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या का हल किया है। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा तपस्वी जी, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ऐसा बोलकर राजकुमार विराट राजमहल की ओर लौट जाते हैं। राजमहल आते ही राजकुमार विराट सबसे पहले राजकुमारी को संदेशा भिजवाते हैं और उन्हें फिर से उसी जंगल में आने के लिए कहते हैं। इधर से राजकुमारी पुष्पा और उधर से राजकुमार विराट दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। राजकुमारी, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी। आपके सवाल का उत्तर है आपके राजमहल की मिट्टी, क्योंकि मिट्टी ही सबसे बड़ी वस्तु है जिस पर राजमहल टिका हुआ है। राजकुमार, आपने मेरी शर्त पूरी कर दी। अब मैं भी अपने वादे के मुताबिक आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। हाँ ठीक है राजकुमारी, अब आप राजमहल जाइए और राजा कुंदन सिंह को बताइए कि वो साधु राजमहल की मिट्टी के रूप में दक्षिणा लेना चाहता है। ये सारी बातें सुनकर राजकुमारी महल की तरफ निकल जाती है। पिताजी, मैंने आपकी चिंता का हल ढूंढ लिया है। इस राजमहल की सबसे बड़ी वस्तु यहाँ की मिट्टी है और इस सवाल का हल राजकुमार विराट ने ढूंढा है। वाह पुत्री वाह, तुमने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि तुम राजकुमार विराट से ही विवाह करो। अब जैसे ही 7 दिन पूरे होते हैं, वो साधु फिर राजमहल आ जाता है। राजन, मुझे मेरी दक्षिणा दो। मैंने जितना समय आपको दिया था वो पूर्ण हो गया है। जी साधु महाराज, आपकी दक्षिणा तैयार है। ऐसा बोलकर राजा एक मुट्ठी राजमहल की मिट्टी साधु महाराज को दे देते हैं। ये लो साधु महाराज, राजमहल की सबसे बड़ी वस्तु। वाह राजन, तुमने मुझे दक्षिणा देकर प्रसन्न कर दिया। मैं मान गया कि इस संसार में जहाँ ठोकर लगती है वहाँ बुद्धि जरूर आती है। हाँ, ऐसा बोलकर साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं। इधर राजकुमारी पुष्पा भी अपने वादे के मुताबिक राजकुमार विराट से विवाह कर लेती है और दोनों खुशी खुशी राजमहल में रहने लगते हैं।